मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त वापसी देखने को मिली और पिछले 2 दिनों की गिरावट के बाद निवेशकों को राहत मिली। सेंसेक्स करीब 640 अंक चढ़कर 78,206 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 भी 234 अंक की बढ़त के साथ 24,262 पर पहुंच गया, यानी दोनों इंडेक्स लगभग 1% की मजबूती के साथ बंद हुए। दिन की शुरुआत हल्की तेजी के साथ हुई थी, लेकिन जैसे जैसे कारोबार आगे बढ़ा, बाजार में खरीदारी बढ़ती गई। खासकर बैंकिंग शेयरों में मजबूत खरीदारी ने बाजार को सहारा दिया और अंत तक बाजार हरे निशान में मजबूती के साथ टिका रहा। आज की तेजी में बैंकिंग सेक्टर सबसे बड़ा हीरो बनकर उभरा। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे बड़े शेयरों ने बाजार को ऊपर ले जाने में अहम भूमिका निभाई, जिसकी वजह से निफ्टी बैंक 931 अंक चढ़कर 56,951 पर बंद हुआ। सिर्फ बड़े शेयर ही नहीं, बल्कि मिड कैप और छोटे शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्स करीब 912 अंक उछलकर 57,171 तक पहुंच गया, जिससे साफ पता चलता है कि बाजार में निवेशकों का भरोसा काफी मजबूत बना हुआ था। बाजार की चौड़ाई भी काफी मजबूत रही। एनएसई पर एडवांस डिक्लाइन रेशियो लगभग 4:1 रहा, यानी हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले करीब 4 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए। निफ्टी के 42 शेयर हरे निशान में बंद हुए और 15 शेयरों में 2% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। टेक्नोलॉजी सेक्टर की एक और कंपनी साइंट लिमिटेड के शेयर भी करीब 6% ऊपर चढ़े। इसकी वजह ये रही कि कंपनी ने डेटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म के लिए प्रोस्पेक्टा के साथ नई साझेदारी की घोषणा की, जिससे निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी। एक बड़ी ग्लोबल खबर का असर रेडिंगटन लिमिटेड के शेयर पर भी देखने को मिला। रिपोर्ट्स में कहा गया कि एप्पल अपने आईफोन का करीब 25% प्रोडक्शन भारत में शिफ्ट कर सकता है, जिसके बाद रेडिंगटन का शेयर करीब 11% तक उछल गया। फर्टिलाइजर सेक्टर में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सरकार के नए गैस सप्लाई रेगुलेशन ऑर्डर के बाद फैक्ट लिमिटेड के शेयर में तेज खरीदारी आई और ये सीधे 20% के अपर सर्किट तक पहुंच गया। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का असर भी कई शेयरों पर दिखा। एस्कॉर्ट्स कोबोटा का शेयर करीब 4% चढ़ा, क्योंकि कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने इसकी रेटिंग सेल से बढ़ाकर ADD कर दी। ऑटो कंपोनेंट कंपनी उनो मिंडा लिमिटेड के शेयर में भी करीब 3% की तेजी आई। ग्लोबल ब्रोकरेज जेफरीज ने इस शेयर पर बाय रेटिंग के साथ अपनी कवरेज शुरू की, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा। हालांकि बाजार में कुल मिलाकर तेजी रही, लेकिन कुछ शेयरों में गिरावट भी देखने को मिली। पॉलीकैब इंडिया और KEI इंडस्ट्रीज के शेयर लगभग 6% तक गिर गए, क्योंकि बाजार में उनके वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर कुछ चिंता जताई गई। आज सिर्फ शेयर बाजार ही नहीं, बल्कि रुपये में भी मजबूती देखने को मिली। डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होकर 91.81 रुपया प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि पिछले सत्र में ये 92.33 रुपया प्रति डॉलर के आसपास था। इससे संकेत मिलता है कि विदेशी निवेशकों का भरोसा भी थोड़ा बेहतर हुआ है। पिछले कई दिनों से बाजार में लगातार गिरावट चल रही थी, इसलिए निवेशक किसी सकारात्मक संकेत का इंतजार कर रहे थे। आज जो तेजी देखने को मिली, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण अमेरिका से आया एक बड़ा बयान रहा, जिसने ग्लोबल मार्केट का मूड थोड़ा बेहतर कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में मिडिल ईस्ट में चल रही जंग को लेकर अपना रुख बदला है। पहले उन्होंने कहा था कि ये युद्ध करीब 4 से 5 हफ्ते तक चल सकता है, लेकिन अब उनका कहना है कि ये जंग जल्द ही खत्म भी हो सकती है। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने बताया कि उन्हें संकेत मिले हैं कि ईरान भी बातचीत करना चाहता है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि किसी भी संभावित वार्ता का फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों देशों के बीच किस तरह की शर्तें तय होती हैं। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने भी इसी तरह का संकेत दिया और कहा कि अमेरिका ने इस सैन्य कार्रवाई के दौरान अपने प्रमुख लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। उनका कहना है कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और सैन्य क्षमताओं को काफी नुकसान पहुंचाया गया है। अमेरिका का ये भी कहना है कि उन्हें पहले से संकेत मिला था कि ईरान हमला कर सकता है, इसलिए उन्होंने पहले कार्रवाई की। अब उनका दावा है कि उनका मुख्य उद्देश्य पूरा हो चुका है, इसलिए युद्ध को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि जंग पूरी तरह खत्म हो चुकी है, लेकिन बाजार के लिए सबसे अहम चीज ये है कि अब पहली बार अमेरिका की तरफ से युद्ध रोकने का संकेत दिया गया है। इसी उम्मीद ने निवेशकों के मन में थोड़ा भरोसा वापस लाने का काम किया। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर क्रूड ऑयल की कीमतों में दिखाई दिया है। कुछ समय पहले क्रूड ऑयल की कीमत करीब $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी, लेकिन अब इसमें तेज गिरावट आई है और ये करीब $90 से नीचे आ चुका है। इस बीच एक और खबर सामने आई कि डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच भी लंबी बातचीत हुई है। इस बातचीत में यूक्रेन युद्ध के साथ साथ मिडिल ईस्ट की स्थिति पर भी चर्चा हुई है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक गल्फ देशों की भी कोशिश है कि ये जंग जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि वहाँ की अर्थव्यवस्था
काफ़ी हद तक पर्यटन और रियल एस्टेट पर निर्भर करती है। अगर लंबे समय तक तनाव बना रहता है तो इन देशों की आर्थिक गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ सकता है। कई देशों ने हालात को शांत करने के लिए व्लादिमीर पुतिन से भी मध्यस्थता करने की अपील की है। उम्मीद जताई जा रही है कि रूस बातचीत के जरिए अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम कराने में कोई भूमिका निभा सकता है। हालांकि इस पूरे मामले में अब सबसे अहम भूमिका ईरान की मानी जा रही है। अमेरिका की तरफ से बातचीत और संघर्ष रोकने के संकेत मिल चुके हैं, लेकिन आगे स्थिति किस दिशा में जाएगी ये काफी हद तक ईरान की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। ईरान ने साफ कहा है कि युद्ध कब खत्म होगा इसका फैसला अमेरिका नहीं बल्कि वही करेगा। इस बयान से संकेत मिलता है कि फिलहाल ईरान पीछे हटने के मूड में नहीं है और स्थिति पूरी तरह शांत होने में अभी समय लग सकता है। इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान की तरफ से कोई नया हमला होता है तो अमेरिका भी कड़ा जवाब देगा। यानी हालात में थोड़ी नरमी जरूर दिख रही है, लेकिन तनाव पूरी तरह खत्म हुआ है ऐसा कहना अभी जल्दबाजी होगा। निवेशकों के लिए इस समय सबसे बड़ा संकेतक क्रूड ऑयल की कीमतें बनी हुई हैं। अगर तेल $100 के ऊपर जाता है तो इसका मतलब तनाव बढ़ रहा है, जबकि कीमतों में गिरावट बाजार के लिए राहत और स्थिरता का संकेत मानी जाएगी। अगली खबर, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 10 मार्च को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 6 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन सभी योजनाओं पर मिलाकर करीब 8.8 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है, जो मुख्य रूप से पानी, रेलवे, एयरपोर्ट और हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हैं। सरकार ने जल जीवन मिशन के विस्तार यानी जल जीवन मिशन 2.0 को मंजूरी दी है। इस योजना का कुल बजट बढ़ाकर करीब 8.7 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी करीब 3.59 लाख करोड़ रुपए होगी। इस मिशन का फोकस अब केवल पाइपलाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से हटाकर सर्विस डिलीवरी और मेंटेनेंस पर किया जाएगा। इसके तहत पूरे पानी सप्लाई सिस्टम को डिजिटल तरीके से मैप किया जाएगा और सुजलम भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए हर गांव को यूनिक सुजल गांव आईडी दी जाएगी। पारदर्शिता और सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए जल अर्पण प्रक्रिया लागू की जाएगी, जिसमें ग्राम पंचायत योजनाओं के पूरा होने की पुष्टि करेगी। इसके साथ ही हर साल जल उत्सव जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे ताकि लोग पानी के संरक्षण और रखरखाव में भागीदारी निभाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसलों में मदुरई एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। इससे तमिलनाडु के इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए इंडियन रेलवे से जुड़े 2 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। पश्चिम बंगाल में संतरागाछी खड़गपुर के बीच चौथी लाइन के लिए 2,905 करोड़ रुपए और सैंथिया पाकुर के बीच चौथी लाइन के लिए 1,569 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बदनावर से थांडला तिमरवाड़ी के बीच हाईवे को 4 लेन बनाने के लिए 3,839 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है। साथ ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को फरीदाबाद से जोड़ने के लिए 3,631 करोड़ रुपए के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। IRFC अब अपने बिजनेस को नए स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रही है, जिसे बाजार में IRFC 2.0 के रूप में देखा जा रहा है। अब तक कंपनी का मुख्य काम भारतीय रेलवे के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना था, लेकिन अब मैनेजमेंट दूसरे सेक्टरों में भी फंडिंग के मौके तलाशने की योजना बना रहा है। इसी रणनीति के तहत कंपनी को करीब 70,000 करोड़ रुपए तक फंड जुटाने के लिए बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। ये पैसा बाजार से उधार लेकर अलग अलग प्रोजेक्ट्स में लगाया जा सकता है, जिससे IRFC का बिजनेस दायरा रेलवे से आगे बढ़कर दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टरों तक फैल सकता है। पहले रेलवे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने का फायदा ये था कि ये ज्यादातर सरकारी प्रोजेक्ट्स होते थे, इसीलिए नपा यानी खराब लोन बनने का खतरा बहुत कम रहता था। लेकिन अगर IRFC दूसरे सेक्टरों में लोन देना शुरू करती है तो ग्रोथ के साथ रिस्क भी बढ़ सकता है। इसीलिए आगे निवेशकों की नजर कंपनी की नई फाइनेंसिंग रणनीति पर रहेगी। हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज के शेयर में अचानक करीब 17 से 18% की तेजी देखने को मिली। इसकी मुख्य वजह ये रही कि कंपनी ने आने वाले वित्त वर्ष 2027 के लिए अपनी रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस बढ़ा दी, जिससे निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ और स्टॉक में तेजी से खरीदारी देखने को मिली। पहले कंपनी ने लगभग 10% तक रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान दिया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर करीब 12.5% कर दिया गया है। यानी मैनेजमेंट को उम्मीद है कि आने वाले समय में कंपनी का बिजनेस पहले के अनुमान से ज्यादा तेजी से बढ़ सकता है। कंपनी ने यह भी बताया कि वो अपनी AI फर्स्ट स्ट्रैटेजी पर तेजी से काम कर रही है, जिसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े प्रोजेक्ट्स और सॉल्यूशंस पर फोकस बढ़ाया जाएगा। साथ ही BFSI, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग और हाईटेक जैसे कई सेक्टरों से अच्छी ऑर्डर पाइपलाइन बनने की उम्मीद जताई गई है, जिससे आगे बिजनेस ग्रोथ को सपोर्ट मिल सकता है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया के शेयर में भी लगभग 12% की तेजी देखने को मिली। इसकी वजह ये रही कि कंपनी को भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से एक अहम मंजूरी मिल गई है, जिससे कंपनी अपना नया जॉइंट वेंचर शुरू कर सकेगी। ये जॉइंट वेंचर HKC ओवरसीज के साथ बनाया जाएगा, जो कि चीन की कंपनी है। चूंकि इसमें विदेशी खासकर चीनी कंपनी शामिल है, इसीलिए सरकार की मंजूरी जरूरी थी और जैसे ही ये मंजूरी मिली, बाजार ने इसे सकारात्मक खबर के रूप में लिया और शेयर में तेजी आ गई। इस जॉइंट वेंचर में डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया की लगभग 74%
4% हिस्सेदारी होगी। इसका मकसद भारत में LCD और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले से जुड़े प्रोडक्ट्स का घरेलू उत्पादन बढ़ाना है, जो स्मार्टफोन, टीवी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस्तेमाल होते हैं। इसका फायदा ये हो सकता है कि कंपनी को बैकवर्ड इंटीग्रेशन मिलेगा, यानी जरूरी कंपोनेंट्स खुद बनाने की क्षमता बढ़ेगी। इससे लागत कम हो सकती है और मुनाफे का मार्जिन बेहतर होने की संभावना बनती है। इसीलिए कई ब्रोकरेज हाउस भी इस खबर को लंबे समय के लिए सकारात्मक मान रहे हैं। NSE ने अपने सभी ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स को निर्देश दिया है कि वे वित्त वर्ष 2023-24 और उससे पहले के वर्षों में अगर किसी क्लाइंट से ज़रूरत से ज़्यादा सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT वसूला गया है तो उसकी पूरी जानकारी एक्सचेंज को दें। ये कदम आयकर विभाग के निर्देश के बाद उठाया गया है। आयकर विभाग के अनुसार कुछ मामलों में ब्रोकर्स ने निवेशकों से अतिरिक्त STT तो वसूल लिया, लेकिन वो रकम सरकार के खाते में जमा नहीं की गई। इसलिए अब एक्सचेंज ने सभी सदस्यों से कहा है कि वे ऐसी अतिरिक्त वसूली की जानकारी दें और जितनी भी रकम रोकी गई है उसे तुरंत जमा करें। इस अतिरिक्त STT को जमा करते समय देरी के लिए हर महीने 1% की दर से ब्याज भी देना होगा। ब्रोकर्स को ये रकम पहले NSE के पास जमा करनी होगी, जिसके बाद एक्सचेंज इसे आयकर विभाग को सूचना देकर सरकार के खाते में ट्रांसफर करेगा। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में बड़ा मैनेजमेंट बदलाव देखने को मिला है। कंपनी के CEO पीटर एल्बर्स ने निजी कारणों का हवाला देते हुए तुरंत प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल भाटिया फिलहाल अंतरिम तौर पर एयरलाइन की जिम्मेदारी संभालेंगे जब तक नया CEO नियुक्त नहीं हो जाता। HG इंफ्रा इंजीनियरिंग को मध्य प्रदेश में अनूपपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट से जुड़ा करीब 401.33 करोड़ रुपए का रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मिला है। हालांकि कंपनी का Q3 वित्त वर्ष 25 का मुनाफा लगभग 8.8% बढ़ा है, फिर भी शेयर 2.41% गिरकर 492 रुपए पर बंद हुआ और पिछले एक साल में इसमें करीब 52% की गिरावट आ चुकी है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज ने अब इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट में भी एंट्री कर ली है। कंपनी ने बेंगलुरु एयरपोर्ट के पास देवानहल्ली में 25 एकड़ में ब्रिगेड इंडस्ट्रियल पार्क लॉन्च किया है, जिसमें करीब 20 लाख स्क्वायर फीट का स्पेस अलग अलग इंडस्ट्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। और इस खबर के बाद शेयर करीब 1.66% बढ़कर 674 रुपए पर बंद हुआ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करीब 16 महीने के बाद फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बैंक 7 साल या 10 साल की अवधि के बॉन्ड के जरिए करीब 10,000 करोड़ रुपए तक जुटा सकता है, जिनका इस्तेमाल लंबी अवधि के विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए किया जाएगा। आपको बता दें कि SBI ने पिछली बार नवंबर 2024 में 15 साल के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करके करीब 10,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। इस वित्त वर्ष में अब तक 3 भारतीय बैंकों ने मिलकर लगभग 25,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जो पिछले वित्त वर्ष के 89,200 करोड़ रुपए के मुकाबले काफी कम है। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी 7 साल के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के जरिए करीब 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। बैंकर्स का मानना है कि मार्च के महीने में अन्य सरकारी बैंक भी ऐसे बॉन्ड के जरिए फंड जुटाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लंबी अवधि की पूंजी की जरूरत बढ़ रही है। TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस ने चेन्नई के मन्नूर गांव में करीब 40,000 स्क्वायर फीट का नया वेयरहाउस शुरू किया है। ये वेयरहाउस कैटरपिलर इंडिया की ग्लोबल सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। हालांकि इस खबर के बावजूद कंपनी का शेयर 0.65% गिरकर 106 रुपए पर बंद हुआ। प्लास्टिक पाइप बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली, क्योंकि PVC यानी पाइप बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की कीमतों में तेजी आई है। मंगलवार को PVC की कीमत लगभग 13 रुपए प्रति किलो बढ़ी और पिछले एक हफ्ते में कुल मिलाकर करीब 24 रुपए प्रति किलो का उछाल देखा गया है। PVC की कीमतें बढ़ने का फायदा सुप्रीम इंडस्ट्रीज, एस्ट्रल लिमिटेड और प्रिंस पाइप्स जैसी कंपनियों को मिल सकता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर आगे कीमत बढ़ने की उम्मीद में ज्यादा स्टॉक खरीदते हैं, जिससे कंपनियों की बिक्री और वॉल्यूम में शॉर्ट टर्म में तेजी आ सकती है। साल 2026 में अब तक कुल मिलाकर PVC की कीमतें करीब 37 रुपए 50 पैसे प्रति किलो बढ़ चुकी हैं। इसी का असर शेयरों पर भी दिखा, जहां सुप्रीम इंडस्ट्रीज करीब 3.5% और एस्ट्रल लिमिटेड लगभग 3% चढ़े, जबकि प्रिंस पाइप्स के शेयरों में लगभग 7% की मजबूत तेजी देखने को मिली। देश की बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने कहा है कि वेस्ट एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव की वजह से ग्लोबल फ्यूल सप्लाई प्रभावित हो रही है। ऐसे में कंपनी ने LPG यानी रसोई गैस का उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं के साथ साथ होटल, हॉस्पिटैलिटी और शैक्षणिक संस्थानों जैसी जरूरी सेवाओं को गैस की सप्लाई में कोई दिक्कत न आए।
आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के शेयर में आज जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला, जिसने निवेशकों को चौंका दिया। दोपहर तक शांत रहने वाला ये शेयर अचानक तेज खरीदारी के चलते अपर सर्किट तक पहुंच गया, लेकिन कुछ ही मिनटों में इसमें भारी मुनाफा वसूली शुरू हो गई और कीमत तेजी से नीचे आ गई। कारोबार की शुरुआत हल्की तेजी के साथ हुई थी, जहां शेयर पिछले बंद भाव 892 रुपए के मुकाबले 892 रुपए पर खुला। दोपहर करीब 12 बजे के बाद अचानक खरीदारी बढ़ी और करीब 1:15 पर शेयर 1046 रुपए के अपर सर्किट पर पहुंच गया। हालांकि सिर्फ 5 मिनट बाद ही तेज मुनाफा वसूली शुरू हुई और कीमत गिरकर करीब 890 रुपए तक आ गई। आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के शेयर में आज जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला। शेयर 892 रुपए के पिछले बंद भाव के मुकाबले 892 रुपए पर खुला और दोपहर तक लगभग शांत रहा, लेकिन करीब 12 बजे के बाद अचानक तेज खरीदारी शुरू हुई। देखते ही देखते करीब 1:15 पर शेयर 1046 रुपए के अपर सर्किट पर पहुंच गया। हालांकि सिर्फ 5 मिनट बाद ही तेज मुनाफा वसूली शुरू हुई और कीमत गिरकर करीब 890 रुपए तक आ गई। हालांकि लंबी अवधि में ये शेयर निवेशकों को अच्छा रिटर्न देता रहा है। पिछले एक हफ्ते में इसमें करीब 14% की तेजी, 3 महीनों में लगभग 37% का रिटर्न और 1 साल में करीब 69% की बढ़त देखने को मिली है। लेकिन ऐसे तेज उतार चढ़ाव ये भी बताते हैं कि बाजार में जल्दबाजी में फैसले लेने से बचना जरूरी होता है। पॉलीकैब इंडिया को आयकर विभाग से बड़ी राहत मिली है। पहले आकलन वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी पर करीब 327.45 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड लगाया गया था, लेकिन बाद में रेक्टिफिकेशन ऑर्डर यानी गलती सुधार आदेश के बाद इसे घटाकर लगभग 57.58 करोड़ रुपए कर दिया गया है। हालांकि कंपनी का कहना है कि वो इस मामले में आगे भी अपील करेगी। हिंदुस्तान जिंक ने राजस्थान में मौजूद अपने जिंक पार्क में जिंक एलॉय मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज के साथ साझेदारी की है। इस सहयोग का मकसद जिंक आधारित इंडस्ट्री को मजबूत करना और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बेहतर बनाना है, जिससे आने वाले समय में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का उत्पादन बढ़ सके। लगेज और ट्रैवल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी वीआईपी इंडस्ट्रीज ने राहुल पोद्दार को नया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी सीएफओ नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। ये नियुक्ति 11 मार्च 2026 से प्रभावी होगी, जबकि मौजूदा सीएफओ मनीष देसाई पद छोड़ रहे हैं, लेकिन वो कंपनी में एक नई भूमिका में काम करते रहेंगे। सरकारी बैंक यूको बैंक ने अपनी 1 साल की MCLR यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट को बिना किसी बदलाव के 8.75% पर ही बरकरार रखा है। MCLR वो बेस रेट होता है जिसके आधार पर बैंक ज्यादातर लोन की ब्याज दर तय करते हैं, इसलिए इसमें बदलाव का असर सीधे लोन की EMI पर पड़ सकता है। आयशर मोटर्स ने अपने जॉइंट वेंचर VE कमर्शियल व्हीकल्स में बड़े मैनेजमेंट बदलाव की घोषणा की है। कंपनी के मुताबिक बी श्रीनिवास को 1 अप्रैल से VE कमर्शियल व्हीकल्स का मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया जाएगा, जबकि विनोद अग्रवाल को उसी तारीख से कंपनी के बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया जाएगा।